सर एक रिक्वेस्ट है, जो आपने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसकी काइंडली ये शेयर कर दीजिएगा पीपीटीज। जी बेटा, आप जो हैं वो आपका जो है सीआर या किसी की ईमेल एड्रेस आप भेज दें, मैं एक बच्चे को सेंड कर दूंगा, बाकी बच्चे जो हैं वो ठीक है वही सर। ईमेल जो है वो कलेक्ट कर लें। ठीक है बेटा, तो लास्ट सही है टाइम सर। आपको जो पढ़ाया था, जो लास्ट टाइम हम टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था आप लोगों का प्रोडक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। यानी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पे जिस पे काम किया जा रहा है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पे जो सबसे ज़्यादा जो है यूज़ की जा रही हैं और उन पे डिस्कवरीज भी हो रही हैं और न्यू न्यू जो है उस के अंदर इन्वेंशंस हो रही हैं। तो वो 6 मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कौन कौन सी बताई थी 6, शायद आप लोगों को याद हो कि नहीं हो। ठीक है, जिसके अंदर बायोफ्यूल है, बायोमार्कर्स हैं, बायोसेंसर्स हैं और जो हैं इसके अलावा बायोरेमिडिएशंस हैं और आगे जाके जो हैं बायोफ्यूल, बायोरेमिडिएशंस, बायोसेंसर्स, ये तमाम जो हैं इसकी 6 जो हैं इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अगेन मैं इसको समराइज कराने के लिए मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ कि कौन कौन सी 6 प्रोडक्ट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं जो उनको इन फ्यूचर यूज़ किया जाएगा या यूज़ किया जा रहा है, जो कि आप लोग जो है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो मेन 6 प्रोडक्ट्स हैं या एप्लीकेशन है जिस पे काम किया जा रहा है। नंबर 1 है बायोमार्कर्स, बायोसेंसर्स, बायोफ्यूल, बायोरेमिडिएशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। तो मैंने आपको 3 तो पढ़ा दिए थे, लेकिन 3 जो हैं आप लोगों की जो प्रोडक्ट्स हैं या एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से वो नहीं पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो अब बायोरेमिडिएशन से बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द बायोरेमिडिएशंस, हाउ कैन यू डिफाइन योर वर्ड्स बायोरेमिडिएशंस। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोरेमिडिएशंस। बायो का मकसद तो आप लोगों को पता है, लाइफ के मकसद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मकसद होते हैं। ठीक है, और जो है बायोरेमिडिएशंस, रेमिडिएट मीन्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो टू क्योर, टू ट्रीटमेंट, तो इन रेमिडिएट के मकसद इनके डिफरेंट होते हैं, ट्रीटमेंट के भी होते हैं, क्योर के भी होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी होते हैं। ठीक है, बायो का यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का यूज करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करना, तो इसीलिए इस जो है टर्म को बायोरेमिडिएशन कहा जाता है। ठीक है, and bioremediate means to use biological organisms to solve an environmental problem such as contaminated soil or groundwater। अच्छा, आपको आपकी लास्ट क्लासेस के जो हैं आपकी जो हो चुकी हैं क्लासेस, उसमें मैंने आपको बताया था वाटर की ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। तो वाटर के अंदर भी हम बायोरेमिडिएशन यूज करते हैं। ठीक है, तो वाटर की ट्रीटमेंट के लिए हम 3 ऑर्गेनिजम्स का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, 3 ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, 3 ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर अल्गी है नंबर 1, बैक्टीरिया है और फंजाई है, जो वाटर को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको एक और एग्जांपल भी दी थी, समंदर के अंदर जो है ओपन ओशंस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑयल स्पिल्टिंग की। ऑयल स्पिल्ट की वजह से जो है वो पूरा सरफेस जो है ओशन का या समंदर का वो जो है कंटामिनेटेड है। ठीक है, तो कंटामिनेटेड होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए इशू होता है जो कि एसोसिएटेड हैं सी एनिमल्स वगैरह या ओशंस के अंदर ऑर्गेनिज्म। तो उसको बायोरेमिडिएट करने के लिए जो है मशरूम्स वगैरह का यूज़ किया जाता है या कुछ बाकी ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा रहा है, ताकि वो जो है जो है सॉरी वाटर सरफेस है वहाँ से आयल को रिड्यूस किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, अच्छा, ग्राउंड वाटर, आपको पता है ग्राउंड वाटर जो है, अंडर द ग्राउंड वाटर जितना भी है वो भी कंटामिनेटेड होता जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ जो हैं एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का मसला उसके अंदर होता है और इसके अलावा जो है विटामिन डी जो बोन्स वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके वो भी जो हैं उसमें भी जो हैं बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है। और इसके अलावा जो हैं एरेजेनिक संख्या वगैरह फॉर्मेशन है। संख्या किसको कहते हैं? एरेजेनिक जो है एक कार्सिनोजेनिक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि कैंसर को कॉज करता है, और मेटल लाइक केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी वजह से इंसान मर भी सकता है। तो इस तरह की जो है ग्राउंड वाटर, एरेजेनिक वाटर वगैरह जो है कंटामिनेशन भी होती है। अच्छा, कंटामिनेटेड सॉइल, व्हाट डू यू मीन बाय कंटामिनेटेड सॉइल? सॉइल बर्न कर जाना, सॉइल का कंटामिनेटेड हो जाना, सॉइल के अंदर साल्ट आ जाना, सॉइल के वाटर शॉर्टेज की वजह से सॉइल जब कंटामिनेटेड हो जाती है तो उसको भी बायो रेमिडिएशन के थ्रू खत्म किया जा सकता है, उसको जो है कंटामिनेशन को खत्म किया जा सकता है।
अच्छा, तो बायो रेमिडिएशन के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल को बाजों का हम बायोमास यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट्स का या एनिमल्स का बायोमास यूज करते हैं। इसकी वजह से भी कंटामिनेटेड सॉइल को जो है वो किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, रेमिडिएट किया जा सकता है। इसके अलावा जो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को यूज किया जाता है। जस्ट लाइक एक सॉइल है, ठीक है, फील्ड वगैरह जिसपे आप रोजाना क्या करते हैं, गार्बेज को डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो सॉइल कंटामिनेटेड हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पे पेनिसिलियम वगैरह जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको आइसोलेट करवाएं, तो वो क्या करेंगे, वो उसको डिकम्पोज कर देंगे। अगर सॉइल रिच होती है तो वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज कर देती है, लेकिन अगर सॉइल कंटामिनेटेड है तो वहाँ पे उन ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट ग्रो कराना पड़ता है, तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये रोल होता है बायो रेमिडिएशन का, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप द हैजर्ड सब्सटेंस इनटू नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड द बायोरेमिडिएशन प्रोसेस, ठीक है। क्लीनिंग अप ऑफ हैजर्ड सब्सटेंस, आपको पता है कि पूरे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे हैजर्ड्स एनवायरनमेंट सब्सटेंसेस है, केमिकल सब्सटेंसेस है, वो इन द फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक पेस्टिसाइड है, इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि ये हैजर्ड सब्सटेंस होते हैं। इसके अलावा जो हैं, अगर जो है हैवी मेटल्स वगैरह डिस्चार्ज हो रहे हैं इंडस्ट्रीज से, या जो नालों से जो आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है, या वहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो इन तमाम को क्लीन अप किया जा सकता है, उनको जो है रिड्यूस किया जा सकता है डिफरेंट बायोरेमिडिएशंस के थ्रू। तो इस तमाम प्रोसेस को, यानी कि टॉक्सिक कंपाउंड को जब नॉन टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट किया जाए थ्रू द बायोरेमिडिएशन, थ्रू द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, द प्रोसेस इज नोन एज बायोरेमिडिएशन, ठीक है। अच्छा, दिस प्रोसेस मेजॉरिटी used of any kind of technology cleanup that uses the natural microorganisms, ठीक है। इसके अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए क्लीन अप के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट को या नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाए, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को बायोरेमिडिएशन प्रोसेस या बायोरेमिडिएशन टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, बायोरेमिडिएशन वर्क्स बाय प्रोवाइडिंग दीज पॉल्यूशंस। इस तरह की पॉल्यूशंस को हम कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो है पोल्यूशन ईटिंग ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूशन ईटिंग ऑर्गेनिज्म का मकसद ये, यानी कि पोल्यूशन को डिकम्पोज करने वाले, डिटॉक्सिफाई करने वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म विद फर्टिलाइजर्स, ऑक्सीजन एंड अदर कंडीशंस दैट एनकरेज देयर रैपिड ग्रोथ, यानी कि ऐसी कंडीशंस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराना जिनको फर्टिलाइजर भी सपोर्ट करे, ठीक है, ऑक्सीजन भी सपोर्ट करे और बाकी कंडीशंस भी सपोर्ट करें, और उनको अंदर जो है रैपिड ग्रोथ ला सके। तो इस तरह के जो है कंडीशंस को और इन्वायरमेंट को देख के ऑर्गेनिजम्स को जो है बायो रेमिडिएशन के लिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अच्छा, these organisms would then be able to break down the organic pollutant at a correspondingly faster rate, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी एबिलिटी हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाए जाएं जो कि ब्रेक डाउन करें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को, उनको ब्रेक डाउन कर दें, उनको खत्म कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, दोबारा वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, 3 टाइप्स के जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, अल्जी, बैक्टीरिया और अल्जी वगैरह, अल्जी, बैक्टीरिया और फंजाई को यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ बायोरेमिडिएशन, ठीक है। In fact, bioremediation is often used to help clean up oil spills. जिस तरह मैंने ऑयल स्पिल्स वगैरह के लिए आपको बता चुका हूँ पहले भी, तो ऑयल स्पिल्स वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो क्लीन अप करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ऑयल स्पिल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड के तौर पर एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, ठीक है। उसको साफ करने के लिए जो है वो ऑर्गेनिजम्स पे काम किया जा रहा है, ऑर्गेनिजम्स को जो है वो लेब्स के अंदर उस पर काम किया जा रहा है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके हम जो है उसको साफ कर सकें, ठीक है। तो इसके डिफरेंट पर्पस होते हैं, पोल्यूटिंग माइक्रोब्स जो हैं उनको किस तरह सरवाइव कराना है, उनको उनकी ग्रोथ को किस तरह जो है वो देखना होता है, और उन कंटामिनेटेड साइट पे उनको किस तरह जाके इंट्रोड्यूस करवाना है। इसके बाद उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखा जाता है, उनके ग्रोथ रेट को देखा जाता है, इन तमाम केसेस को डिस्क्राइब किया जाता है, नोटेड किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है, तब जाके बायोरेमिडिएशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, और फिर कंटामिनेशन जो है वो
डिग्रेड होती है। इतना इजी नहीं होता कि फौरी तौर पर ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट किया, आइसोलेट किया और उनको जाके जो है इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि बाज़-औक़ात कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं वो इन चीज़ों को तो रिड्यूस कर रहे होते हैं, पोल्यूशन को भी रिड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ये बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, और जस्ट लाइक मशरूम्स मशरूम्स कुछ इस तरह से होती हैं जो वो हाईली पॉइजनस होती हैं। ठीक है, अगर वो मशरूम हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ऑयल स्पिल्टिंग के लिए समंदर के अंदर, अगर बाकी ऑर्गेनिजम्स उन मशरूम्स को खाएंगे तो मे बी उनके अंदर टॉक्सिसिटी आ जाए, वो मरना शुरू हो जाए, तो एक और नया क्राइसिस सामने आ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, इन तमाम यानी कि कॉर्नर्स को, इन तमाम चीज़ों को देख के फिर जो है वो डिसाइड किया जाता है कि उसके एनवायरमेंटल हैजर्ड्स तो नहीं है, बाकी चीज़ों के तो हैजर्ड नहीं है। तो ये जो है प्लीज़ ड्रा ना करें, स्लाइड पे कोई चीज़ ड्रा ना करें। ठीक है, अच्छा बेटा आगे चलते हैं। अच्छा, बायोरेमिडिएशन प्रोवाइड्स अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन। तो यानी कि एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम पोल्यूशन को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, और बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस को हम जो है इम्प्रूव करा सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं और नेचर्स को इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। अच्छा, बायोरेमिडिएशन में बी सेफर एंड लेस एक्सपेंसिव दैट अल्टरनेटिव सोर्सेज। बायोरेमिडिएशन के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं, एक सेफ भी है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म भी नेचर में वो सर्वाइव करेगा और जो है वो नेचुरली बिहेव करेगा। ठीक है, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। सच एज इंसनरेशन या इंसिनरेटर का हम यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। इंसनरेशन क्या होता है कि इंसनरेशन में हम चीज़ों को डिस्कार्ड करते हैं और वो ख़त्म करते हैं बाय द यूज़ ऑफ फ्लेमिंग या बर्निंग, यानी कि बर्निंग के थ्रू हम उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं या बिल्कुल उसको जो है वो उसकी राख बना देते हैं। तो ये जो है प्रॉपर तरीका भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इंसिनरेशन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। एंड लैंड फिलिंग ऑफ द कंटामिनेटेड मटेरियल। लैंड फिलिंग का मकसद ये है यानी कि आप जो है कंटामिनेशन को, जिस तरह कराची के अंदर है या बाहर अगर आप चले जाएँ सिटीज़ के अंदर, तो वह क्या होता है पाकिस्तान के अंदर जितना भी गार्बेज होता है वो बाहर फेंक देते हैं ओपन एरिया के अंदर, लैंड के ऊपर। ठीक है, तो इसके जो है इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा हैजर्ड्स होते हैं, स्पीशीज़ को भी हैजर्ड्स होते हैं, इंसान के लिए भी रिस्क होता है। तो क्या करते हैं फिर उनको जला दिया जाता है, तो एक धुआं वगैरह जो है स्मोकिंग भी होती है और इसकी वजह से और ज़्यादा जो है अगर वो इनहेल कर ले इंसान तो एक और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह की अवेयरनेस को क्रिएट करना या बायो रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट डू मीन बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक चीज़ को चेंज करना या टेक्स प्लेस करना बायो ऑर्गेनिज्म के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद होता है कि एक चीज़ को रिप्लेस कर देना, टेक प्लेस कर देना या चेंज ले आना। ठीक है, ठीक है, वो कहता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद होता है कि ऑर्गेनिज्म को प्लेसमेंट, the change that takes place in the biology of the environment, which are change of the complex compound to simple non-toxic to toxic or the other way around is called the biotransformation process। ठीक है, तो एक चेन है, एक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल नॉन टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर चेंज कर दिया जाए, या इस तरह का कोई जो है इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था इसके अंदर सेल्फ ट्रीटमेंट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट गुजारने के बाद वो नॉन टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो रॉ मटेरियल बच जाता है अगर वो टॉक्सिक है तो उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस से गुजारा जाए तो वो बेहतर है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है कि बाज़-औक़ात कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि केमिकल्स या सिंथेटिक के यूज़ के थ्रू उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाए तो इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो जो टॉक्सिक कंपाउंड था उसको हमने सिंपल नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बना दिया, या नॉन टॉक्सिक से टॉक्सिक एक यानी कि पूरा चेन बना दिया, तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसको सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो और जो है जहाँ पे क्या किया जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस आर कन्वर्टेड टू बाय प्रोडक्ट्स। तो टॉक्सिक कंपाउंड्स को जो है बायो ट्रांसफॉर्म करके बायो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो चेकआउट किया जाता है, बायो ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ताकि वो चीज़ें सबसे ज़्यादा जो है वो
टॉक्सिक ना हो, और जो है फूड या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जो फूड वगैरह इंडस्ट्रीज है तो वो भी इसमें महफूज बनाई जा सके। ठीक है। अच्छा, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन फार्म टू एन अदर विद इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। ठीक है। वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं एक फार्म से दूसरी फार्म के अंदर, यानी कि उसके अंदर क्या चेंजेस ले आते हैं कि इंक्रीज कर देना या उनको डिक्रीज कर देना या लिटिल चेंज ले आने के लिए जो है ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा इस तरह का काम जो है फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, जस्ट लाइक especially to drugs and other xenobiotics. What do you mean by xenobiotics? क्या होता है xenobiotics? सर फॉरेन कंपाउंड्स जो होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, उनको कहते हैं। फॉरेन केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स या एनिमल्स खुद से प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है। अच्छा, तो फार्माकोलॉजी के अंदर जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके बाद लास्ट जो है प्रोडक्ट्स है वो है मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। ठीक है। मॉलिक्यूलर इकोलॉजी के अंदर के हम क्या करते हैं, डीएनए वगैरह का यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर इकोलॉजी के अंदर जो है हम डिफरेंट स्पीशीज़ को डायग्नोज करते हैं। ठीक है। उनकी असेसमेंट करते हैं, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप को चेक करते हैं, और बिहेवियरल इकोलॉजी के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक इसमें लिखा है फील्ड ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज कंसर्न्ड विद अप्लाइंग मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स एंड मोर रिसेंटली जेनोमिक्स टू ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल क्वेश्चंस। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिकली काम करते हैं, जीनोमिक्स पे काम करते हैं, डीएनए वगैरह पे काम करते हैं फॉर द किस पर्पस के लिए, स्पीशी डायग्नोसिस के लिए, स्पीशीज को डायग्नोस करने के लिए कि ये स्पीशीज जो हैं किस स्पीशीज से इसका ताल्लुक है, या ये बिल्कुल अलग न्यू स्पीशीज तो नहीं है, या ये स्पीशीज खत्म होने तो नहीं जा रही, इसके अंदर कौन कौन से करेक्टर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, इन तमाम चीज़ों को की जो है मॉलिक्यूलर इकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। इसके अलावा कंजर्वेशन एंड असेसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी जो है इसके थ्रू की जाती है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये भी आप लोगों को शायद मैं बता चुका हूँगा, इकोलॉजी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। स्पीशीज एंड एरिया, यानी कि स्पीशीज और हैबिटेट, उनका जो हैबिटेट है उनका बहुत आपस में रिलेशनशिप होता है कि वो किस तरह का एनवायरनमेंट है, सॉइल कैसी है, इकोसिस्टम किस तरह है, किस तरह सर्वाइव करती है स्पीशीज। इन तमाम स्टडीज़ को मॉलिक्यूलर इकोलॉजी के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, यूजिंग बायोलॉजिकल टेक्निक्स, कौन सी बायोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। तो इसके अंदर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टडी की जाती है टू बेटर अंडरस्टैंड एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। ठीक। तो नेचर जो है अपना मॉलिक्यूलर इकोलॉजी की जो नेचर है उसको समझने के लिए, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं वो समझने के लिए, क्या चेंजेस आ रही हैं, तो ये तमाम चीज़ों के लिए मॉलिक्यूलर इकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। ठीक है। स्पेशली बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। ठीक है। और ये देखने के लिए कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या जो डिफ्रेंशिएट आ रहा है, पॉपुलेशन के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है। और ये भी देखना होता है कि कौन कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है। जस्ट लाइक इसमें चीताज एंड पोलर बियर्स करंटली, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं चीता वगैरह हैं या बियर्स वगैरह हैं, ये करंटली रिस्क हैं, क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, कुछ जो है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कुछ जो है हंटिंग पाउचिंग वगैरह इसकी वजह से जो है वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा मॉलिक्यूलर इकोलॉजी का कहाँ यूज़ किया जाता है, टू डिटरमाइन इफ अ न्यू स्पीशीज हैज इमर्ज्ड। एक न्यू स्पीशीज का जो है एडिशन हो जाता है या न्यू स्पीशीज आ जाती है, तो भी हम जो है मॉलिक्यूलर इकोलॉजी का यूज़ करते हैं। बेटर मैप द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, क्या एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट आ रही हैं एनिमल्स के अंदर, क्या आ रही हैं, कौन कौन से करेक्टर जो है फिजिकली करेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं, कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, जस्ट लाइक हॉर्सेस एंड वेल्स। तो सबसे ज़्यादा अभी काम जो हुआ है रिसेंटली, हार्सेस की नेचर के अंदर क्या क्या जो है डेवलपमेंट्स आ रही हैं या चेंजेस आ रही हैं, तो इनको समझने के लिए मॉलिक्यूलर इकोलॉजी का काम किया जाता है। और वेल्स पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वो भी इसके थ्रू हो रहा है और इसकी जो है इसी प्रोडक्ट्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है। आई थिंक अच्छा, अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जितने भी आपने ये प्रोडक्ट्स पढ़े हैं या एप्लीकेशंस हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है। इट हेल्प्स टू कीप आवर एनवायरनमेंट सेफ एंड क्लीन। तो इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ का, इन प्रोडक्ट्स का, इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके हम इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, महफूज बना सकते हैं। ठीक है।
फॉर द यूज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आपके लिए अब ये काम की चीज़ें नहीं है, क्योंकि अब अगर आप अभी से इनमें चेंजेस ले आएंगे तो फ्यूचर जनरेशन यानी कि आज के बाद 30-40 साल के बाद जो जनरेशन आएगी उनके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप भी अपनी उम्र गुजार चुके हैं, हम तो वैसे ही गुजार चुके हैं, तो आप लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा इसके लिए। फ्यूचर जनरेशन जो है इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सब बच्चे सो रहे हैं, यहाँ सुन नहीं रहे, यहाँ सो रहे हैं सारे। नो सर, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं सर, सब सुन रहे हैं सर। मैंने एक जब चीज़ का एडिशन किया तो आवाज़ें आना शुरू हो जाती, लेकिन आप लोग सब खामोश रहे, तो मैंने इसीलिए समझा कि शायद आप लोग सो रहे हैं। नहीं सर, सुन रहे हैं। तो मैंने सर हम बोलते तो आप हमें चुप करा देते हैं फिर। तो मैंने फ्यूचर जनरेशन का यहाँ पे किया, यानी कि आप लोगों के काम करनी है, यानी कि 30-40 साल के बाद जो जनरेशन आएगी वो आपसे ज़्यादा फास्ट आएगी, आपसे ज़्यादा शार्प माइंडेड होगी, तो उनके लिए ये बेनिफिट। जी सर। ठीक है, इट हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स एंड इंजीनियर्स टू फाइंड यूजफुल वेज ऑफ गेटिंग एडाप्टेड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स को और इंजीनियर्स जो काम कर रहे होते हैं उनको एक पाथ मिल जाएगा, एक उनको जो है रास्ता मिल जाएगा कि वो किस तरह चीज़ों को अडॉप्ट कराना है, इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह चेंजेस ले आनी है, हर चीज़ को जो है एक बिल्कुल प्री प्लान के साथ लेके जा सकता है। ठीक है, एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन। क्लीन एंड ग्रीन का मकसद ये है कि ग्रीन होगा तो ही क्लीन हो सकता है, अगर ग्रीन नहीं होगा तो क्लीन नहीं हो सकता। तो इन्वायरमेंट को भी क्लीन और ग्रीन रखना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ होगा तो इंसान की जो है हेल्थ भी अच्छी रहेगी, अदरवाइज जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो ये हैं बेनिफिट्स बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू या कौन सी एप्लीकेशन से जिन पे काम किया जा रहा है, जिनके थ्रू हम इन्वायरमेंट जो है वो कीप सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, सेफ और क्लीन रख सकते हैं। तो ये जो है इसके बेनिफिट्स है। आई थिंक दैट्स द एंड अप। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों की क्लास जो है वो रहती थी जो मुझे कंप्लीट करानी थी। ठीक है बेटा, तो अगर इसके अंदर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाह रहे हो। जी बेटा, नहीं कोई नो सर, हमारा कोर्स